गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 का नया टॉपिक गौण लैंगिक लक्षण। इससे पहले हमने मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। उसी के साथ ही हमने जो किशोरावस्था की बात की थी, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों की बात की थी। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में एक परिवर्तन गौण लैंगिक लक्षण में होने वाले परिवर्तन भी हैं। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण और अंडाशय जो है वो जनन अंग है। ये युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को बनाते हैं। युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है और लड़के के जो चेहरे हैं इन पर बाल उगने लगते हैं, यानी दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल या जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र जो होते हैं इसमें बाल आ जाते हैं। यहाँ पे बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि जितने भी परिवर्तन होते हैं ये हार्मोन्स से कंट्रोल होते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों या फिर अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो इससे पहले जो आपने 7th क्लास में कई सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करता है। जो पुरुषों के अंदर जो हार्मोन बनता है जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और ये वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन यानी एस्ट्रोजन उत्पादित करना शुरू कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध ग्रंथियाँ या दुग्ध जो ग्रंथियाँ स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक और दूसरा हार्मोन होता है जो मेल और फीमेल की हमने बात की, इन हार्मोनों को कंट्रोल करता है ये, जो कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो उसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है यानी इस ग्रंथि के द्वारा जो है वो इन दोनों हार्मोनों का नियंत्रण होता है। अब हम इसमें देखेंगे जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन जो होते हैं इनकी क्या भूमिका होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनका नाम यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी। अंत का मतलब ये जो ग्रंथियां होती हैं ये अपने उत्पाद को सीधा ही रक्त में स्रावित करती हैं, यानी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये सारी की सारी जो है वो हार्मोन को रुधिर में छोड़ती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग या लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके, यानी जिस हिस्से के अंदर उस जो टारगेट भाग है लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करने वाले जो 2 ग्रंथियां हैं, जो कि वृषण केवल पुरुषों में एंड अंडाशय जो है वो केवल महिलाओं में ही पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें आगे आपने अभी पढ़ा कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के नियंत्रण में होते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में पीयूष ग्रंथि में अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन जो है वो अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है। अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है वो बाकी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका नियंत्रण करती है और यही कारण है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सबसे पहले पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन यानी जो पुरुष या हम नर की बात करते हैं इनमें, और एस्ट्रोजन जो कि स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो जो जननांगों को विकसित करने के लिए जो हार्मोन होते हैं महिलाओं में पुरुषों में, उन्हें उन हार्मोनों को स्रावित करने के लिए जो उन ग्रंथियों को उद्दीपित करती है। इसके बाद पीयूष ग्रंथि ने हार्मोन स्रावित किया रक्त के अंदर, ब्लड में यह हार्मोन गया
संबंधित जो भाग है उस पे रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक जो है ये पहुंचता है। उसके बाद यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करता है। तो ये जो परिवर्तन है ये होते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो फ्लो चार्ट है इसमें दिखा रखा है यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोनों के द्वारा कैसे नियंत्रित होते हैं। पहली और पूछो, समझ गए कि व्यक्ति में की जो रिप्रोडक्शन की जो अवधि होती है, इसका प्रारंभ जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है तब शुरू होती है। लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जनन का एक बार शुरू होने के बाद फिर क्या लाइफ टाइम रहता है, क्या कभी समाप्त नहीं होता। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब भी जनन के युग हो जाते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं इनका जब प्रोडक्शन होने लगता है तो जो है कैपेबल हो जाते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए। जो गैमेट होते हैं यानी जो युग्मक होते हैं ये मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं और उनके उत्पादन की क्षमता जो है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा जो होती है वो अधिक होती है और अधिक समय तक चलती है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो स्त्रियों में जो जन्मावस्था का प्रारंभ जो है वो 10 से 12 जो साल है उससे शुरू होता है और सामान्य 45 से 50 साल की जो उम्र होती है उस तक चलता है। यौनांग में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं, जो एग होते हैं वो मैच्योर होते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय के द्वारा जो है ये निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी होती है जिससे अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकते हैं। जो चैप्टर 9 हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरह से उसका विकास होता है। तो यहाँ पे जो अंडाशय के अंदर जो अंडे मैच्योर होते हैं वो मैच्योर होने के बाद ये इसमें से फैलोपियन ट्यूब में आते हैं और अगर इनका निषेचन हो जाता है तो ये विकसित होकर जो गर्भाशय है उसमें इम्प्लांट हो जाते हैं। और अगर ये नहीं होता है, अगर इनमें इनका निषेचन नहीं होता अंडाणु का, तो जो अंडा है ये और जो गर्भाशय की जो दीवार होती है अंदर वो जो है वो टूट जाती है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। इसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु और हम बात करें गर्भाशय का मोटा जो स्तर होता है उसमें रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋजुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। जो ऋजुस्राव या रजोधर्म क्या होता है कि जब जो अंडा होता है ये फर्टिलाइज नहीं होता, इसका निषेचन नहीं होता, तो अंडा और जो गर्भाशय है उसकी दीवार जो है मोटी दीवार ये उसमें से जो है मतलब जो दीवार है गर्भाशय की ये प्रवाहित होते हैं, रुधिर के रूप में शरीर से बाहर आते हैं, इसको कहते हैं रजोधर्म। ऋजुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋजुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। सबसे पहला जब ये प्रक्रिया होती है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। और 45 से 50 की जो उम्र होती है इसके अंदर जब ये रुक जाती है तो उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ में जो साइकिल होता है ये इनरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं होता। ये जो 28 से 30 दिन की जो टाइमिंग है ये इससे ज़्यादा या कम इस तरह से हो सकता है और कुछ में जो है ये रेगुलर होता है, नियमित होता है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आपको एक तो ये जो चार्ट है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये आपको बनाना है। और जो सेकंड है आपको 3 ग्रंथियाँ जो हैं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखने हैं। तो उसमें पीयूष ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि, इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। पीयूष ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम लिखें। थैंक यू।